नमस्कार साथियों, मैं दिलावर सिंह एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल DR कैंपस अलवर पे हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। जैसा हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को पढ़ा था और उसके अंतर्गत हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, संसद और विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य निकालने का फार्मूला सीखा था। आज हम इस प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए मतगणना और मतगणना के साथ साथ अब तक कुछ जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित रोमांचक आंकड़े हैं उन पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था कि किस तरह से मतों का मूल्य निकाला जाता है। और एक चीज़ और जहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये जो मतों का मूल्य हम निकाल रहे हैं जनसंख्या के आधार पर निकाल रहे हैं और प्रारंभ में प्रावधान था कि हर जनगणना के बाद राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल के मतों का मूल्य है वो नई जनगणना के अनुसार जोड़ा जाएगा। लेकिन भारत में जनसंख्या वृद्धि दर इतनी तेज़ी से रही कि अगर हम उसी आंकड़े को लेकर चलते तो मतों का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, जिससे कुछ तकनीकी खामियां भी पैदा हो सकती थी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 42वें संशोधन उन्नीस में यह प्रावधान कर दिया गया कि हम लोग जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में या लोकसभा विधानसभा सीटों को जो आवंटन होगा उन सभी में जो जनसंख्या के आंकड़े लेंगे वो 1971 तक की जनगणना के लेंगे। और ये प्रावधान किया गया कि 2001 तक जो भी विधानसभा, लोकसभा या राष्ट्रपति के चुनाव वगैरह होंगे उनमें 1971 के जनगणना के आंकड़े लिए जाएंगे। अब 71 के बाद जनसंख्या और तेज़ी के साथ बढ़ती चली गई और इसी कारण फिर हमने 82 दूनी 84 तो 84वें संशोधन 2001 के में पुनः प्रावधान कर दिया है कि हम 1971 के जो जनगणना के आंकड़े हैं उन्हीं के आधार पर राष्ट्रपति के जो मतों का मूल्य है उनका निर्धारण करेंगे और जो लोकसभा या विधानसभा की सीटों की संख्या है वो भी 1971 के जनगणना के आंकड़े पर ही चलेगी। और ये प्रावधान हमने 2026 तक रखा है। मतलब 2026 तक जो भी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे वो 1971 की जनगणना के आंकड़े को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा या विधानसभा की सीटों का आवंटन कब तक के लिए किया गया है या राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल है उसके मतों के जो मूल्य का निर्धारण है वो कब तक के लिए किया गया है। तो 2026 तक रहेगा। और किस जनगणना के आधार पर चल रहा है तो 1971। क्लियर। अब हम आगे शुरू करते हैं, देखते हैं। हमने पढ़ा था कि हम लोग पहले विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य निकालेंगे, फिर हम लोग संसद के सदस्यों के मतों का मूल्य निकालेंगे और उसके बाद हम लोग मत डालेंगे और मत डालने के बाद मतगणना की प्रक्रिया चालू होगी। अब आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का अर्थ मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत वही उम्मीदवार विजयी होगा जो एक निश्चित अनुपात में मत प्राप्त कर लेता है। तो राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति बनेगा उसे जीतने के लिए एक मिनिमम कोटा या न्यूनतम कोटा हासिल करना होगा और वो हम एक फार्मूले के तहत निकालते हैं। हालांकि निश्चित कोटा बहुत आसान सा है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को जीतने के लिए आधे से एक अधिक मत प्राप्त करना होगा, मगर कई बार वो एग्जाम में फार्मूला दे देता है तो हमको पूरा फार्मूला समझना पड़ेगा। तो जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में निश्चित कोटा या न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है उसका सूत्र होता है खुद वैध मत बटा
निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या +1 और +1। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रपति तो हमको एक चुनना है, फिर ये निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लिखने का क्या औचित्य था? तो मैं आपको प्रारंभ में बता चुका कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग उस स्थान पे किया जाता है जहाँ पर हमको 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार चुनने हों। भारत एक अपवाद है जहाँ हम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति एक चुनते हैं, लेकिन प्रणाली आनुपातिक लगा रहे हैं। तो जो फार्मूला है उसमें तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या ही होगा। अब जहाँ पर 2 या 3 प्रतिनिधि चुने जाते हैं वहाँ पर 2 या 3 इसकी जगह हमको लिखना होगा। अब यहाँ राष्ट्रपति एक चुनते हैं तो एक लिख देंगे। तो क्या फार्मूला बना? कुल वैध मत बटा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या, यानी कि राष्ट्रपति एक चुनना है, प्लस फार्मूले का 1 + 1, यानी कि कुल वैध मत बटा 2 + 1। तो सीधा सा क्या आ गया? आधे से एक अधिक, यानी कि वही व्यक्ति राष्ट्रपति उम्मीद पद पर विजयी रहेगा जो कुल वैध मतों का आधे से एक अधिक मत हासिल करेगा। अब यहाँ पर एक शब्द आया, कुल वैध मत। देखिए, कुल वैध मत का मतलब यहाँ पर है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाले गए, उन वोटों में कुछ वोट क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। और वो खराब कैसे हो जाते हैं? तो जैसे पहले हम लोग बैलेट पे वोट डालते थे तो गलत मोहर लग जाती थी, या ऐसी मोहर लग जाती थी जो 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चली जाए, तो किस निर्धारण नहीं हो पाए कौन सा वोट किस तरह से है। इस तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो भी मैंने आपको बताया था कि बैलेट पर ही होता है। अब यदि हमको एक वोट देना होता, मशीन होती तो आज की तरह बटन दबा देते और मत उम्मीदवार के पक्ष में पहुंच जाता, तो मत रद्द ही नहीं होता। मगर यहाँ पर क्या होता है, हमको वरीयता देनी होती है, जैसे 4, 2, 3, 1 ऐसे हमको जो पसंद का व्यक्ति उसको मत देना पड़ता है। अब हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है अशिक्षा, निरक्षरता, और हमारे यहाँ बहुत से सांसद विधायक आज भी अशिक्षित पहुँच जाते हैं और उन्हें लिखना तक ढंग से नहीं आ पाता। और जिस दल का उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा है वो दल अपने पक्ष के वोटर्स को सिखाता है कि कैसे तुमको वोट डालना है, मगर दिक्कत कहाँ आती है? उसको बताया गया कि भाई तेरे को ए नंबर के व्यक्ति को पहला नंबर देना है। अब उसका वो ए ही ऐसे बनता है कि बी तक पहुँच गया तो वोट रद्द हो गया ना। तो इसलिए बहुत से मत जो हैं वो रद्द भी हो जाते हैं। और हमें पता था ये समस्या हमारे सामने आएगी अशिक्षा को देखते हुए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, कुल वैध मत। तो कुल मत नहीं होगा, कुल वैध मत होगा। क्लियर? वैध मत का मतलब जो मत बिल्कुल ठीक ढंग से उस समय उपलब्ध हो पाए हैं। क्लियर? अब कई बार एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत न्यूनतम कोटे का सूत्र है, तो उसमें ये वाला भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, या ये भी आ सकता है, या कई बार सीधा आता है आधे से एक अधिक। अब कई बार प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा है, ऑप्शन आता है आधा, आधे से अधिक, आधे से एक अधिक, आधे के बराबर या लगभग आधे के बराबर। तो जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, आधे से अधिक कर देते हैं। अब यदि सरकार बनाने की बात हो, साधारण बहुमत प्रणाली की बात हो, तब तो आधे से अधिक ठीक है, मगर जब आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत हम बात करते हैं तो फार्मूले के तहत एक आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर आधे से अधिक ना होकर क्या होगा, आधे से एक अधिक। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि राष्ट्रपति का जो न्यूनतम कोटा है वो आधे से एक अधिक होता है। ठीक, यानी हमने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डलते हैं वो टोटल वोट डलते हैं 10,98,882। अब आधे से एक अधिक क्या हो गया, 5,49,442।
भाई 441 आधे हुआ, तो आधे से एक अधिक तो 442। तो जो उम्मीदवार 5,49,442 मत हासिल कर लेगा वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा। तो ये हमारे राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा है। अब जो सबसे टिपिकल चीज़ यहाँ पर आती है वो मतगणना आती है, जो जर्नली समझ नहीं आती और जो जानकार लोग हैं उनको भी समझाने में इसमें थोड़ी तकनीकी खामियां आती हैं। तो हम अब उस मतगणना को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना होती है, वो मतगणना दौर के हिसाब से, राउंड के हिसाब से होती है। पहले राउंड की मतगणना, दूसरे राउंड की मतगणना, तीसरे राउंड की मतगणना। और उस मतगणना में हम वरीयता के आधार पर जो वोट देते हैं, कि जैसे पहली वरीयता के मत या दूसरी वरीयता के मत या तृतीय वरीयता के मत, तो राउंड के अकॉर्डिंग उनको गिनते जाते हैं। प्रयास यही रहता है कि इस तरह से चुनाव हो जाए कि पहली वरीयता के आधार पर पहले राउंड में निर्धारण हो जाए। और अब तक यही होता आया है कि भारत में हमेशा प्रथम वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति चुन लिया गया है। एक बार 1969 में द्वितीय दौर की मतगणना करवानी पड़ी थी, उसकी भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में मान लेते हैं 100 वोट पड़े। अब 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, A, B, C, D। अब हम इसको वोट देते हैं फर्स्ट वरीयता के आधार पर, सेकंड के आधार पर, थर्ड के आधार पर, फोर्थ के आधार पर। इस तरह से हम लोग वोटों की काउंटिंग करते हैं। अब मान लो हमने पहले दौर की मतगणना करी। अब पहले दौर की मतगणना में A को मान लो 55 वोट मिल गए, B को मान लो 35 वोट मिल गए, C को मान लो 7 वोट मिले, D को मान लो 3 वोट मिले। तो जाहिर सी बात है हमारा न्यूनतम कोटा कितना हो गया, 51, आधे से अधिक, तो A विजयी हो गया। अब तक यही होता आया है अधिकांश स्थितियों में कि आधे से एक मत उपलब्ध हो गए, इसलिए हमें यहाँ तक की मतगणना पे जाना नहीं पड़ा। एक बार जरूर वीवी गिरी चुनाव में जाना पड़ा था। अब दूसरे दौर पे हम कब जाएंगे इसको समझते हैं। यदि मान लीजिए स्थिति ऐसी हो गई कि किसी भी उम्मीदवार को 51 मत पहली बार में नहीं मिल पाए, जैसे मान लो A को मिले 40, B को मिले 30, C को मिले 20 और D को मिले 10। अब यहाँ पर किसी को भी 51 मत नहीं मिल रही। अब यदि हमारी साधारण बहुमत प्रणाली होती, फर्स्ट पास दी पोस्ट वाली, तो जाहिर सी बात है A राष्ट्रपति बन गया। मगर आनुपातिक में क्या है, हमारे को न्यूनतम कोटा चाहिए। अब हम इसमें क्या करते हैं, जब किसी को न्यूनतम कोटा नहीं मिल रहा तो दूसरे दौर की मतगणना करते हैं। अब दूसरे दौर की मतगणना में क्या होगा, जैसे मान लीजिए D है, इसको सबसे कम मत मिले तो इसके जीतने की संभावनाएं हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो इसको बोला भाई अब तू तो यहाँ से बाहर, अगले चुनाव में फिर प्रयास कर लेना। और इसके जो मत हैं इनको हम लोग बाकी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो सीधी सी बात है, जिन 10 लोगों ने डी को पहले नंबर पर चुना, उन 10 लोगों ने ए बी सी इनमें से किसी न किसी को 2 नंबर पर चुना होगा। तो इसके जो 10 वोट हैं इनके हम दूसरे नंबर की वरीयता देखेंगे कि दूसरे नंबर पे उन्होंने किसको रखा है और इसके मतों को उनमें हस्तांतरित कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए इसके जो 10 वोट थे, उन 10 वोटों में 2 वोट मिल गए ए को, 8 वोट मिल गए बी को
सी को एक भी नहीं मिला। तो इस प्रकार ए के मत हो गए 42, बी के मत हो गए 38, सी के रह गए 20। अब भी कोई 51 पे नहीं आ पाया। अब यदि यही 51 हो जाते तो दूसरे दौर में उम्मीदवार घोषित कर देते, लेकिन अब दूसरे दौर से अपर्याप्तता रह गई। तो अब हम कहाँ चलेंगे? तीसरी वरीयता दौर की मतगणना पर चलेंगे। अब तीसरे दौर की मतगणना में हम क्या करेंगे? ये जो सी है ये भी लगभग बाहर हो चुका है, तो हम इसको भी हटा देंगे। और इसके जो 20 वोट हैं, भाई सी को 20 लोगों ने फर्स्ट नंबर पर चुना, तो इसका मतलब दूसरे नंबर पर भी इन 20 लोगों ने किसी न किसी को तो वोट दिए होंगे। अब ये वोट किसको दिए होंगे? ए को दिए होंगे या बी को दिए होंगे या डी को दिए होंगे। तो हम लोग इसके जो 20 वोट हैं उनको इसमें बांट देंगे। जैसे मान लो इन 20 वोटों में से ए को 3 वोट मिले, बी को 15 वोट मिले, सी को 2 वोट मिले, तो ए के वोट हो गए तीसरे दौर की मतगणना के बाद 45, बी के हो गए तीसरे दौर की मतगणना के बाद 53, सी के वही 20 रह गए और डी के हो गए 12। अब हम सी और डी को तो पहले बाहर कर चुके हैं, तो अब इन दोनों में से जो न्यूनतम हमारा कोटा था 51, वो किसने हासिल किया? बी ने। तो यहां पर बी विजयी हो गया। इस प्रकार हम क्या करते हैं? मतों का एक उम्मीदवार से दूसरे उम्मीदवार में हस्तांतरण करते हैं, और इस तरह से करते हैं कि एक वरीयता के वोट को एक उम्मीदवार में एक ही बार गिना जाए। इसीलिए हम इसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव 2 सिद्धांतों पर चलता है, तो समरूपता हम वहाँ क्लियर कर चुके थे। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हम लोग वहाँ समझ चुके थे, मगर यहाँ पे फिर आपको समझना चाहिए कि इसको एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मतों का हस्तांतरण कर रहे हैं। तो ये आपकी मतगणना पूरी हो गई। आपको मतगणना समझ आ गई होगी कि किस तरह से मतगणना होती है। कुछ लोग ये बताते हैं कि पहले पहली वरीयता के वोट गिनेंगे, फिर दूसरी के गिनेंगे, फिर तीसरी गिनेंगे। ऐसा नहीं होता। मतगणना राउंड वाइज होती है, मगर इसमें जो उपलब्ध अगली वरीयता है उसको गिना जाता है। पहली दूसरी तीसरी से इसका लेना देना नहीं होता। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। तो ये हमने राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया, न्यूनतम कोटा, मतगणना आदि को समझा। अब राष्ट्रपति के कुछ चुनाव ऐसे हुए जो बड़े दिलचस्प हुए, उनकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था मतगणना के दौरान कि केवल एक बार ऐसा हुआ है जब हमारे को दूसरी वरीयता के मतों को गिनना पड़ा। उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है, वो थोड़ा हम समझते हैं। 1969 में 1969 में जब वी गिरी चुनाव लड़े थे और राष्ट्रपति बने थे, तब दूसरे दौर की मतगणना हमको करवानी पड़ी थी। अब क्यों करवानी पड़ी, क्या हालात बने, उसको लेकर बड़ा रुचिकर विषय है। देखिए क्या हुआ, 1967 में चुनाव हुए, और 1967 में जो चुनाव हुए उनमें भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और वो ये चाहती थी कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पहुँचे, और इस कारण उनके विरोधी भी उनका विरोध नहीं कर पाए, और उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन को कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। हालांकि जाकिर हुसैन के सामने जो टक्कर दे रहे थे वो भी बहुत बड़े नाम थे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सुब्बा राव
और सुब्बा राव सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़े थे। सुब्बा राव उस समय जो गोलकनाथ विवाद हुआ था 67 में, उसमें काफ़ी प्रसिद्ध भी हो चुके थे, लेकिन अल्पसंख्यक कार्ड के कारण वो चुनाव 56% मत हासिल करके जाकिर हुसैन जीत गए और जाकिर हुसैन भारत के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बन गए। अब 1969 में क्या हुआ, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। अब जाकिर हुसैन के मरने के बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया और जैसा प्रावधान है संविधान में कि यदि राष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तो उपराष्ट्रपति जो है वो अधिकतम 6 माह के लिए पदेन राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। और उस समय जो हमारे उपराष्ट्रपति थे 1969 में, वो थे वीवी गिरी, वरा वेंकट गिरी। तो वीवी गिरी जो है वो उपराष्ट्रपति से पदेन राष्ट्रपति बन गए। प्रश्न पूछता है एग्जाम में छोटे स्तरों पर कि भारत का पहला पदेन राष्ट्रपति कौन था, या भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, या पहला उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति तक पहुंचा, तो उसका जवाब होगा वीवी गिरी। अब जैसा मैंने आपको अनुच्छेद 62 में बताया था कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वो अधिकतम 6 माह तक ही अपने पद पर रह सकता है। 6 महीने के भीतर भीतर हमको चुनाव करवाना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ और थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो हमने जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका से लिया है। जिस तरीके से भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसी तरह अमेरिका में उपराष्ट्रपति जो होता है वो वहाँ की जो राज्यसभा है, जिसको हम लोग सीनेट बोलते हैं, वहाँ का पदेन सभापति होता है। जिस तरह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम संभालता है, ऐसे अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति काम संभालता है। मगर दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि हमारे यहाँ पर जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है तो वो पदेन रूप में संभालता है और वो अधिकतम 6 माह तक ही उस पद पर रह सकता है। और 6 महीने से पहले यदि चुनाव हो गए और नया राष्ट्रपति आ गया तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। जबकि अमेरिका में यह परंपरा है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो जो उपराष्ट्रपति है वो शेष अवधि के लिए, मतलब जितना कार्यकाल उस राष्ट्रपति का शेष बचा तब तक के लिए राष्ट्रपति रहता है। जैसे अमेरिका में मान लो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको मालूम है 4 वर्ष है। अब 4 वर्ष में से मान लो 1.5 वर्ष में राष्ट्रपति की डेथ हो गई तो वहाँ जो उपराष्ट्रपति होगा वो शेष 2.5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का पद संभालेगा। तो हमने कुछ चीज़ें अमेरिका से ग्रहण की है मगर उनको अपने हिसाब से परिवर्तन करके ग्रहण किया है। तो आपको समझ होना चाहिए कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वो शेष अवधि के लिए बनता है और हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जो है वो अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। हालांकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद तक पर कब तक बने रह सकता है। उसमें एक ऑप्शन आता है अधिकतम 6 माह और एक ऑप्शन आता है जब तक राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना कर ले। तो फिर हमारा राइट आंसर होगा जब तक राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना कर ले, क्योंकि 6 महीने से पहले यदि राष्ट्रपति बन गया तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। अब हम उसी कहानी पे दोबारा लौटते हैं कि 1969 में जो तात्कालिक राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे वो उपराष्ट्रपति से पदेन राष्ट्रपति बन गए। अब उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस में 2 ध्रुव बन चुके थे। एक तरफ कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर थे, मोरारजी देसाई थे, के कामराज थे, नीला संजीव रेड्डी थे। उनका ग्रुप था जिसको हम लोग सिंडिकेट बोलते थे और ये सिंडिकेट उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल था और सरकार के निर्णयों में इसका बहुत बड़ा योगदान होता था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो राजनीति में नई थी मगर प्रतिभावान थी, महत्वाकांक्षी थी और ये चाह रही थी कि पार्टी में मेरी पकड़ बने, सिंडिकेट कमज़ोर हो। तो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच एक अंतर्द्वंद चल रहा था कांग्रेस के भीतर ही।
अब सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी पे लगाम लगाने के लिए सोचा कि ऐसा राष्ट्रपति बनाया जाए जो इनके पक्ष का हो। तो सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पक्ष में लिए बिना कांग्रेस की ओर से अपना प्रतिनिधि उतार दिया, जिसका नाम था नीलव संजीव रेड्डी। तो कांग्रेस की ओर से जो 1969 के चुनाव में घोषित उम्मीदवार था वो था नीलव संजीव रेड्डी, जिसे अपने प्रधानमंत्री का समर्थन प्राप्त नहीं था, क्योंकि नीलव संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी में आपस में अंतर विरोध था। अब इंदिरा गांधी चाहती थी कि नीलव संजीव रेड्डी चुनाव ना जीते, क्योंकि नीलव संजीव रेड्डी चुनाव जीतते तो सिंडिकेट की जीत होती और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की पराजय रहती। तो इंदिरा गांधी ने ये जो वीवी गिरी थे, पदेन राष्ट्रपति या तात्कालिक उपराष्ट्रपति, इनको अपने पक्ष में लिया और इनसे कहा कि मैं चाहती हूं कि आप मेरे समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार घोषित हो जाइए। अब वीवी गिरी इंदिरा गांधी की बात टाल नहीं पाए, लेकिन वीवी गिरी ने शर्त रखी कि मैं चुनाव तो लड़ लूँगा, लेकिन तय बात है कि चुनाव का जो परिणाम होगा वो 99% पराजय होगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूत थी, सिंडिकेट बहुत मजबूत था। तो ऐसी स्थिति में चुनाव हारने की पूरी संभावना थी। तो नीलव संजीव रेड्डी ने कहा कि यदि मैं चुनाव लड़ता हूँ राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए और मैं हारता हूँ, तो अखबार की मुख्य खबर ये हो गई कि भारत का राष्ट्रपति चुनाव हारा। ये नहीं छापेंगे कि वीवी गिरी चुनाव हारा, और मैं नहीं चाहता कि भारत का राष्ट्रपति हारे, भारत का गणतंत्र हारे। तो मैं चुनाव तो लड़ लूँगा, हार भी जाऊँगा, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैं पहले राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दूंगा। अब उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। अब इससे दो समस्याएं खड़ी हो गई। पहली समस्या तो खड़ी हो गई कि वो अपना इस्तीफा किसको दें, क्योंकि आपको पता है अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है तो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। अब उस समय तो राष्ट्रपति भी है और उपराष्ट्रपति भी है। दूसरी समस्या खड़ी हो गई कि यदि ये इस्तीफा दे देंगे तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद संभालता है। अब उपराष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? और राष्ट्रपति का पद जो है वो संवैधानिक पद है, वो हमारा संवैधानिक प्रधान है, और वो पद किसी भी हालात में रिक्त नहीं रह सकता। तो जो दूसरी समस्या थी उसका तो इंदिरा गांधी ने निपटारा कर दिया, और उन्होंने 1969 में कानून बनाकर ये प्रावधान कर दिया कि यदि राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पदेन राष्ट्रपति का पद संभालेगा या कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेगा। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी उस पर उपलब्ध नहीं है तो जो भी कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। अब सर्वोच्च न्यायालय में बहुत से न्यायाधीश हैं, तो कोई ना कोई तो उसमें वरिष्ठतम होगा, तो वो पद संभाल लेगा। तो ये समस्या तो उस तरीके से सॉल्व कर दी गई। मगर दूसरी समस्या बनी रही कि इस्तीफा दे किसको। तो इसका भी फिर कानून विशेषज्ञों के परामर्श के बाद फैसला किया गया कि ये राष्ट्रपति पद पर नहीं है, ये वास्तव में तो उपराष्ट्रपति पद पर है। तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दें, और किसको दें? राष्ट्रपति को। तो वीवी गिरी पहले अपने उपराष्ट्रपति के ऑफिस गए, वहाँ उन्होंने अपने खुद के नाम पर ही अपना इस्तीफा लिखा, और उसके बाद राष्ट्रपति के ऑफिस गए और वहाँ अपनी चेयर पे अपना इस्तीफा रख दिया। अब कई बार प्रश्न आता है कि ऐसा राष्ट्रपति कौन है, ऐसा उपराष्ट्रपति कौन है जिसने अपने आप को संबोधित करते हुए इस्तीफा दिया? तो स्वयं को इस्तीफा देने वाला जो राष्ट्रपति है वो कौन है? वीवी गिरी। क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का पद है वो वीवी गिरी में नहीं था, वो कुर्सी पे था, चेयर पे निवास करता है। तो उन्होंने पद की गरिमा को देखते हुए पद को अपना इस्तीफा दे दिया, और उनके इस्तीफा देने के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश थे हिदायतुल्ला, ये राष्ट्रपति बने। तो 1969 का साल ऐसा रहा जिस समय दो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, वीवी गिरी और हिदायतुल्ला। और हिदायतुल्ला
पहले और एकमात्र ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जिन्होंने पदेन राष्ट्रपति का या कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है छोटे कंपटीशनों में कि सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा है, तो हिदायत उल्ला पहुंचे हैं। अब 2 उम्मीदवार घोषित हो गए। वैसे तो उम्मीदवार काफ़ी थे, लेकिन 2 बड़े उम्मीदवार घोषित हो गए। कांग्रेस की ओर से नीलम संजीव रेड्डी और निर्दलीय उम्मीदवार जो इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से खड़े हुए थे वो थे वीवी गिरी। अब विशेषज्ञ बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले इंदिरा गांधी ने अपने सांसदों और विधायकों को संबोधित करते हुए अंतरात्मा की आवाज़ का नारा दिया कि आप पार्टी से बंधकर राष्ट्रपति चुनाव में वोट मत दीजिए, आप अपनी अंतरात्मा के आधार पर देखिए कि कौन उम्मीदवार योग्य है, कौन कांग्रेस के प्रति वफादार है। और अंतरात्मा इंदिरा गांधी के पक्ष में थी और ये इतिहास में पहला और आखिरी मौका है जब रूलिंग पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं जीता पाई और अंतरात्मा के आधार पे वीवी गिरी चुनाव जीत गए और देश का जो पहला निर्दलीय राष्ट्रपति बना या गैर कांग्रेस राष्ट्रपति बना वो बना वीवी गिरी। तो इंदिरा गांधी के जो अंतरात्मा का नारा था वो यहाँ पर काम आ गया। उसके बाद से हर चुनाव में जो हारने वाली स्थिति में उम्मीदवार होता है वो अंतरात्मा का नारा देता है, मगर जो इंदिरा गांधी के नारे से अंतरात्मा बदली वो आज तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री बदल नहीं पाया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा राष्ट्रपति जो रूलिंग पार्टी का नहीं था तो वो आएगा वीवी गिरी। अब क्योंकि टक्कर कांटे की थी तो ऐसी स्थिति में कोई भी उम्मीदवार निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर पाया तो हमको दूसरे दौर की मतगणना करवानी पड़ी और उस दूसरे दौर की मतगणना में वीवी गिरी विजयी हुए। तो अक्सर जो व्यवहारिक क्वेश्चन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूछे जाते हैं एग्जामों में वो 1969 चुनाव को लेकर के पूछे जाते हैं कि एक रोमांचक स्टोरी है पूरी इसके पीछे, जहाँ पर प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करता है और उसे अपने दम पर जितवा भी लाता है। दूसरा जो राष्ट्रपति का रोमांचक मुकाबला माना जाता है वो मुकाबला हो ही नहीं पाया, वो एक तरफा मुकाबला हो गया था और वो था 1977 के चुनाव। 1977 के चुनाव जैसा आपको पता है 1975 से 77 तक श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा करवाई थी। अब इस आपातकाल में कुछ ऐसे कदम लिए गए जिनको जमहूरियत के खिलाफ माना गया, लोकतंत्र के खिलाफ माना गया, तानाशाही का नाम दिया गया और जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया और 77 के चुनाव में सेंटर पे कांग्रेस की पहली बार पराजय हो गई। प्रश्न पूछता है कि देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कब बनी? 1977 में। और उस समय कई छोटे मोटे दल थे जो एक होकर कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे और उस दल का नाम था जनता पार्टी, जो एक होकर कन्वर्ट हो गई थी। और जनता पार्टी की ओर से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो जो पहला गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बना वो बना मोरारजी देसाई। अब उस समय राष्ट्रपति का पद रिक्त पड़ा हुआ था क्योंकि 77 में जो हमारे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनका इंतकाल हो गया था और इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती पद संभाल रहे थे। अब चुनाव करवाने थे 6 महीने से पहले। अब चुनाव में सेंटर में जनता पार्टी का बहुमत था, मगर स्टेट में
कांग्रेस का बहुमत था, राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत था, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कांग्रेस का बनता। तो मोरारजी देसाई ने एक हथकंडा अपनाया और उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए 9 बड़े राज्यों में जहां कांग्रेस सरकार थी, उनको बर्खास्त कर दिया और संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन लगा दिया और वहां की विधानसभाएं भंग कर दी गई। अब 9 राज्यों में जब विधानसभा भंग होगी, जो कांग्रेस का बहुमत था, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के बहुमत वाले विधायक अपने उम्मीदवार के पक्ष में मत दे ही नहीं सकते थे। और ऐसी स्थिति में यह तय था कि राष्ट्रपति जनता पार्टी का ही बनेगा। अब हम लोग इस स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था अनुच्छेद 71 जो ये कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अंतिम निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ये निर्धारित कर चुका है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पे चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अधूरा है। मतलब यदि कोई विधानसभा बन गए तो उस आधार पे हम राष्ट्रपति चुनाव को रोक नहीं सकते। तो इसलिए भंग विधानसभाओं के कारण जो कांग्रेस थी वो पराजय के कगार पे थी, और इसीलिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार 77 के चुनाव में घोषित नहीं किया और जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया जिसका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। अभी हम पढ़ चुके नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। ये वही नीलम संजीव रेड्डी है जो 1969 में वीवी गिरी से चुनाव हार चुके थे। मगर यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था तो निर्विरोध चुनाव जीत गए। तो जो बंदा पहले चुनाव हारा वो दूसरी बार में निर्विरोध जीत गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि किस राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करवाना पड़ा था, मतगणना नहीं करनी पड़ी थी, तो आंसर आएगा नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध जीत गए। प्रश्न पूछता है कि ऐसा राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव हार के फिर जीता, तो नीलम संजीव रेड्डी। अब क्यों नहीं करवाना पड़ा, ये कहानी आपके समझ आनी चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक क्वेश्चन जो हैं वो किताबी ज्ञान से नहीं आते। वो जब तक आपको उस समय का माहौल पता नहीं होगा, हालात पता नहीं होगा, तब तक समझ नहीं आएगा। भी रटने से काम नहीं चलता, आपको स्थितियाँ पता होनी चाहिए कि क्या स्थितियाँ रहीं। तो 2 चुनाव में राष्ट्रपति के 69 का और 77 का, जिनको लेकर अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चुनाव आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अब कुछ जानकारी आपको राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में और दे देता हूँ। जैसे कई बार सवाल आता है कि सर्वाधिक मतों से जीतने वाला राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, सर्वाधिक मतों से जीतने वाला राष्ट्रपति है उसमें कई बार लोग कर देते हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो आंसर गलत है। नीलम संजीव रेड्डी तो निर्विरोध जीते थे, चुनाव हुआ ही नहीं था, तो सर्वाधिक मत आता ही नहीं है। सर्वाधिक मतों से जीतने वाला राष्ट्रपति है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1957 के चुनाव हुए थे उनमें 99.3% मत लेकर के विजयी हुए थे। दूसरे नंबर पे जो नाम आता है वो नाम आता है डॉक्टर राधा कृष्णन का। आप जानते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, जो हमने पहला शिक्षा आयोग बनाया था आज़ादी के बाद, वो इनके अध्यक्षता में बनाया गया था। और इनको शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित होने के कारण हम लोगों ने भारत रत्न भी दिया था। और 1962 के जो चुनाव हुए थे इनमें ये
98.3% मत लेकर के विजयी हुए थे। तो दूसरा राष्ट्रपति सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले हैं वो राधा कृष्णन। कई बार क्रम आ जाता है एग्जाम में कि भाई क्रम से आप लगाइए यूपीएससी में। तो तीसरा नाम जो आता है वो नाम आता है डॉक्टर KR नारायणन का। डॉक्टर KR नारायणन 1997 में राष्ट्रपति बने थे। हालांकि ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे, सरकार उस समय कांग्रेस की नहीं थी, लेकिन सभी पार्टियों ने इनका समर्थन कर दिया और इनके खिलाफ एक पार्टी रही शिवसेना, और शिवसेना ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया TN शेषन, जिनके बारे में आप जानते होंगे कि भारत में जो चुनाव सुधार है वो TN शेषन की देन है। और TN शेषन भारत एक प्रतिष्ठित और सशक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं। हालांकि क्योंकि शिवसेना का वर्चस्व उस समय नहीं था, कांग्रेस, बीजेपी, संयुक्त मोर्चा सब इनके साथ थे, इसलिए विजयी हुए और ये 94.5% मत लेकर के विजयी रहे। तो अगर हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की संख्या देखें तो सबसे ज़्यादा मतों जीतने वाले राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर राधाकृष्णन और फिर KR नारायणन। यदि हम सबसे कम मतों की बात करें तो जाहिर सी बात है इसका आंसर तो बहुत आसान है। सबसे कम मतों से जीतने वाले कौन हो गए? VV गिरी। जब दूसरे दौर की मतगणना करवानी पड़ी, इसका मतलब पहले दौर में वो बहुमत नहीं ले पाए, और ये लगभग 52.5% मत लेकर के विजयी हुए थे। तो सबसे कम मतों से जीतने वाला राष्ट्रपति कौन है? VV गिरी। दूसरे नंबर पे जो आते हैं सबसे कम मतों में, उसकी भी मैं आपको नाम बता चुका था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये 56% मत लेकर के विजयी रहे। तो दूसरे सबसे कम मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये जो चुनाव लड़े थे वो चुनाव मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव, उनके खिलाफ लड़े थे। सुब्बा राव के अलावा, यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए, सुब्बा राव के अलावा सर्वोच्च न्यायालय से 2 न्यायाधीश और हुए हैं जो राष्ट्रपति पद पर लड़े हुए हैं। और नेट में क्वेश्चन आया भी है कि उन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नाम बताइए जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े हैं। तो देखिए, पहला जो नाम आता है वो हम पढ़ चुके, सुब्बा राव, जो 1967 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। दूसरा जो नाम आता है वो आता है श्री हंसराज खन्ना का। हंसराज खन्ना 1982 में चुनाव लड़े थे। और तीसरा जो नाम आता है वो नाम आता है कृष्ण अय्यर का, जो 1987 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। हालांकि यह दुर्भाग्य रहा, तीनों राष्ट्रपति चुनाव हार गए। तो 3 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए जो राष्ट्रपति चुनाव लड़े हैं, और ये दुर्भाग्य रहा है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति चुनाव पराजित हो गए। कुछ लोग बोल देते हैं हिदायतुल्ला भी राष्ट्रपति चुनाव लड़े हैं, जबकि आपको क्लियर कर चुका कि हिदायतुल्ला जो हैं वो पदेन राष्ट्रपति बने हैं, वो चुनाव लड़ करके राष्ट्रपति नहीं बने। तो ये राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली, उससे जुड़े महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हो गए। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम आगे आपको और अच्छी क्लासेज उपलब्ध करवा पाएँ। और प्रयास करूंगा कि कल राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर एक अच्छा सा वीडियो आपके सामने पेश कर पाऊँ, जिसको से आपको कोई भी कंपटीशन हो वहाँ सभी प्रश्न आराम से मिल जाएं। धन्यवाद।